कुछ कहता है, मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ। देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंग्रे। आप तमाम दर्शकों का प्राइम टाइम में स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे वो है लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को देखते हुए जोड़ तोड़ की राजनीति अपने पूरे शबाब और चरम पर है। बीजेपी ने एनसीपी और एनसीपी ने बीजेपी के नेताओं को तोड़ने में लगी हुई है। हर पार्टी अपने कुंबे को मजबूत करने में जी जान लगा रही है। कोई भी नेता अब पार्टी को नहीं बल्कि अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। बीजेपी ने एनसीपी को एक बड़ा करारा झटका देते हुए विजय कुमार गावित की बेटी को बीजेपी में शामिल कर लिया है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या अब विजय कुमार गावित पर पार्टी कार्रवाई करेगी या गावित को जीवन दान मिलेगा। जो भी हो, एनसीपी और बीजेपी में जोड़ तोड़ की राजनीति अपने चरम पर है। और अगर बात की जाए मंत्री राजेंद्र कुमार गावित की, बेटी हिना गावित बीजेपी में शामिल हो गई है। अजीत पवार की चेतावनी भी हिना गावित को बीजेपी में जाने से नहीं रोक सकी। हिना गावित को बीजेपी से नंदुरबार से टिकट भी दे दिया है। अब देखना है कि अब एनसीपी गावित पर क्या कार्रवाई करती है। गावित एनसीपी में रहते हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे, ये एक अहम सवाल यहां पर खड़ा होता है। और इस अहम विषय पर जोड़ तोड़ की राजनीति जो कि खूब चल रही है एनसीपी और बीजेपी में, और इस अहम विषय पर हमारे साथ में जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवा दो। हमारे साथ में विवेक शेट्टी जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है, ये इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। और हमारे साथ अलीम शेख जी जो कि लेमन न्यूज के मुंबई के सिटी एडिटर है। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। और विवेक जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आप ही के साथ कि जिस प्रकार से जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ पे चल रही है और खास करके जो खबरें अभी हमें मिल रही है कि गावित के ऊपर नंदुरबार से जो एमपी रह चुके हैं, खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी ने राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को चिट्ठी सौंपी है कि उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब ऐसे में गावित जो है, इनके पास क्या ऑप्शन बचता है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे ख्याल से गावित जी ने तो अपना मन तो पहले से बना लिया था जी। क्योंकि जहाँ तक अजीत पवार जी का सवाल है, उन्होंने पहले से चेतावनी दी थी उनको जी। उसके बावजूद जैसे आपने शुरुआत में उल्लेख किया, हिना गावित जी तो बीजेपी में शामिल हो चुकी है जी। तो कहीं ना कहीं वो निर्णय तो वो पहले से ले चुके थे कि उनको बीजेपी में प्रवेश करना है जी। चाहे परिस्थिति या हालात एनसीपी में चाहे कुछ भी हो जी। तो उससे तो मेरे ख्याल से अब जो एनसीपी कार्रवाई करती है उनके ऊपर, जो एक पार्टी का इंटरनल मामला रहेगा, उससे उनके डिसीजन पे कोई ज्यादा असर तो नहीं होगा जी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है प्रशांत जी कि आजकल का जो दौर है राजनीति का जी, ये दौर में सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है जी। पार्टी बाद में आती है, देश बाद में आता है, सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहला जो पॉलिटिशियन सोचता है वो खुद के बारे में पहले सोचता है कि मुझे कहां जाने से ज्यादा फायदा हो सकता है, मेरा लाभ कहां ज्यादा हो सकता है। तो ये वही दौर से हम गुजर रहे हैं। दूसरी इसमें आपको अगर आप थोड़ा विश्लेषण करेंगे प्रशांत जी, तो एक और बात आपके जहन में शायद आपको थोड़ी क्लैरिटी इस ट्रेंड के जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त जोड़ तोड़ की, उस पर थोड़ी रोशनी और इसमें इस माध्यम से गिर सकती है कि जिस पार्टीज में जो टॉप लीडर का एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी कल्ट फॉलोइंग है, जैसे मिसाल के तौर पे मोदी जी का है बीजेपी में इस वक्त, एक उनके नाम का एक नमो नमो का लहर कुछ हद तक देखने में जरूर आ रहा है। उसी तरह मान लीजिए एमएनएस पूरी तरह राज ठाकरे जी की पर्सनालिटी से प्रभावित है जी। तो जहां टॉप लीडर की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है और डाउन जो नीचे स्तर के जो लीडर्स हैं उनको लगता है कि ये टॉप लीडर की पर्सनालिटी से हमको उनके काफी फायदा मिलेगा,
वहां वो लोग टूटने से थोड़ा 2 बार 3 बार 10 बार सोचेंगे जी। लेकिन जहां टॉप लीडर को थोड़ा वीक समझा जाता है या मानते हैं कि थोड़ा कमजोर है टॉप लीडरशिप, उनकी पर्सनालिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वहां फिर जोड़ तोड़, तो फिर उस पार्टी से लोगों को तोड़ के दूसरे पार्टी में जाना, वो तो एक आम बात आपको अभी देखने में आएगी। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है शायद पार्टी हो ना हो उससे हमारे तकदीर में कोई ज्यादा फर्क इस वक्त नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कही यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अलीम जी आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा तो नहीं कि औलाद से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, फिर अगर औलाद की मर्जी पे आता है, भले ही उन्होंने हिना गावित को भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जरूर उतारा है, लेकिन ऐसे में बेटी के लिए पिता की कुर्बानी भी वो जायज़ है या नाजायज़ है, या जिस प्रकार से उन्होंने जो डिसीजन लिया है और जो अब उनको रिटर्न में मिलेगा इतने साल एनसीपी से जुड़े होने का, क्या लगता है कि गावित साहब इस वक्त नफे में है या नुकसान में रहेंगे? देखिए, एक अहम सवाल किया, जैसे विवेक जी ने अभी अपनी चर्चा में कहा था कि नमो नमो की लहर है, तो इसका मैं जवाब आपको ज्योग्राफिकली बताना चाहूंगा कि जो नंदुरबार का इलाका है महाराष्ट्र का, वो गुजरात बॉर्डर से लगकर है और सबसे पिछड़ा हुआ जिला यह माना जाता है महाराष्ट्र राज्य का, और एक आदिवासी काफी भारी संख्या में वहां पर बसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मिस्टर गावित की एक लालच जरूर दिखाई दी और एक अपॉर्चुनिस्टिक सोच उनके सामने आई है कि कहीं ना कहीं अगर वो अपनी बेटी को बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से घोषित करते हैं तो कहीं ना कहीं कामयाबी उसके हाथ लगेंगी। उसकी वजह यह, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये इसके बाद सीधे सूरत बॉर्डर शुरू हो जाता है, जो नंदुरबार का इलाका है, जैसे वो खत्म होता है और नरेंद्र मोदी की लहर गुजरात पूरे देश में है। तो कहीं ना कहीं गावित ने जो इतना बड़ा फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि उन्हें नहीं लेकिन उनकी बेटी को इसका फायदा जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी एक लालच थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने, जैसा आपने कहा कि इसमें नफा रहेगा या नुकसान, तो मिस्टर गावित के अगर हम सोच देखें तो उन्होंने ये सौदा नफे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया। और जैसे मैं आपको ज्योग्राफिकली बताना चाहूंगा कि नंदुरबार का जो इलाका है ये आदिवासी पिछड़ा हुआ इलाका है, ट्राइबल लीडर है बहुत बड़े मिस्टर गावित वहाँ के, और वहाँ से महाराष्ट्र का बॉर्डर ही खत्म हो जाता है और सीधे गुजरात का बॉर्डर शुरू होता है। तो गावित ये सोच रहे हैं कि जो गुजरात में नरेंद्र मोदी का दबदबा या जो लहर है उसका बेनिफिट, उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर नंदुरबार में जरूर मिलेगा। और जैसे कि उत्तर महाराष्ट्र ये एनसीपी का गढ़ रहा है, लेकिन एनसीपी के गढ़ में भी जैसे मैं आपको बताऊं कि जलगांव धुलिया यहाँ पर एनसीपी के उम्मीदवार काफ़ी मजबूत और अच्छे खासे वोट ले लेते हैं। जैसे अभी के जो रुझान बता रहे हैं कि कहने के उत्तर महाराष्ट्र में एनसीपी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, जिसमें से नंदुरबार भी एक जिला है, लेकिन नंदुरबार उससे सटा हुआ नहीं है, कट जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वहाँ खाता खुल सकता है, क्योंकि गावित एक ट्राइबल लीडर है, एक आदिवासी फेस है, तो उसका बेनिफिट जरूर गावित का एक पर्सनल वोट बैंक जो है वो उनके लीडरशिप पर उनको मिलेगा। और जो बची कुची कसर है, जो वोट है, वो नरेंद्र मोदी की जो हवा जो गुजरात तक सूरत तक है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर बांद्रा में बारिश हो तो सांता क्रूज में सर्द हवाएं चलती है, एक कहावत है। तो कहना कि उसका फायदा जरूर उस हवा का, जो सूरत और गुजरात की हवा है, उसका फायदा मिस्टर गावित को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अलीम, शायद आपके जिस प्रकार से अलीम जी ने कहा है कि शायद फायदा मिल सकता है यहाँ पर विजय कुमार गावित को। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे विवेक जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अगर हम इसको सिक्के के दूसरे पहलू से अगर देखें, सिक्के के दो पहलू होते हैं कि एक तो लॉयल्टी रही है विजय कुमार गावित की एनसीपी के साथ में, यहाँ पर उन्होंने खुद व्यक्तिगत बगावत नहीं की है या उन्होंने व्यक्तिगत कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया कि मैं किसी ऑफिशियली किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूं। अब ये तो उनके परिवार का कलह है कि उनकी बेटी अगर वो वहां से लड़ना चाहती है, इसमें किसी भी पार्टी को, चाहे फिर वो एनसीपी हो, क्या दिक्कत हो सकती है? जी प्रशांत जी, ये पुत्र मोह जो है जी, आपने महाभारत में धृतराष्ट्र जी का भी पढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो खैर अंधे थे जी, ऐसी कोई परिस्थिति इस हालात में नहीं है जी। लेकिन पुत्र हो महाभारत वो एक सबसे बड़ा कारण था जिसके वजह ये महाभारत की बहुत बड़ी युद्ध हुई जी जी बिल्कुल। तो पुत्र मोह एक ऐसी चीज है, वो कोई भी काम आपसे करवा सकती है जी। तो गावित साहब को भी कहीं ना कहीं उनकी पुत्री का भविष्य शायद बीजेपी में ही नजर आया होगा जी। तो उन्होंने वो निर्णय लिया कि उनको बीजेपी में ही प्रवेश करना है जी। और उस निर्णय के लेते वक्त उन्होंने कहीं ये जरूर सोचा होगा कि उनका भी फ्यूचर क्या है, आगे चल के कौन से पार्टी में उनकी भविष्य है। तो शायद प्रशांत जी आने वाले दौर में बिल्कुल साफ हो जाएगा, उनको भी कहीं ना कहीं शायद बीजेपी में ही एडजस्ट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उन्होंने वो पूरा सोच समझ के वो कदम आगे बढ़ाया होगा उन्होंने। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी जो ट्रेंड है, उनकी जो विश्लेषण है, उसके हिसाब से क्लियरली उनको लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में ट्रेंड जा रहा है। और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो महाराष्ट्र में देखने में काफी जगह में नजर आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एनसीपी को भी कहीं ना कहीं
कांग्रेस के ऊपर जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अलायंस पार्टनर होने के नाते चाहे उतने आरोप एनसीपी पे लगे हो ना हो, फिर भी उसका कहीं ना कहीं थोड़ा भुगतान एनसीपी को भी करना पड़ेगा। इसका शायद एहसास गावित साहब को बहुत जल्दी हुआ है, इसीलिए उन्होंने ये कदम बहुत सोच समझ के लिया होगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर अलीम जी, जिस प्रकार से अगर हिना गावित की बात की जाए, भले ही एमपी के लिए उन्होंने अभी बीजेपी से उन्हें सीट जरूर मिली है, टिकट जरूर मिली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कि एनसीपी की जो कार्रवाई अब जो उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जो की है, अब ऐसे में सिचुएशन ऐसी आ गई है गावित साहब के पास में कि अब ऑप्शंस क्या है। भले ही जिस प्रकार से आपने फ्लो की बात की है कि गुजरात से शायद महाराष्ट्र की तरफ भी वो फ्लो आ सकता है क्योंकि सटा हुआ है नंदुरबार, तो ऐसे में एक तरफ बेटी और दूसरी तरफ पिता, तो गावित साहब के पास में अभी इस वक्त ऑप्शन क्या है उनके पास में कि क्या वो कांग्रेस में जाएंगे, क्या वो बीजेपी में जाएंगे, या फिर किसी और अन्य दल में वो शामिल होंगे? देखिए, ये काफ़ी कठिन सवाल है क्योंकि गावित साहब ने व्यक्ति कल भी का हमने अखबारों में प्रेस में स्टेटमेंट पढ़ा था कि वो शरद पवार का बहुत आदर करते हैं, वो एनसीपी पार्टी से दिल से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी छोड़ने का उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बरखिलाफ अगर हम अजीत दादा पवार का देखें, जैसे उन्होंने कल ही हिंट दे दिया था कि अगर पार्टी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी तरह का दल बदल करता है तो उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और बिल्कुल उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ ये शरद पवार को लेके चल रहा है कि पवार साहब को वो बहुत आदर करते हैं, दूसरी तरफ अजीत दादा पवार जो सेकंड हैंड कमांड माने जाते हैं महाराष्ट्र में एनसीपी के, वो उन्हें धमकी दे रहे हैं कि वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर इस तरह की खबर उनके पास आती है, अगर उनकी बेटी बीजेपी से चुनाव लड़ती है तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दो विजय गावित जी ने जो कल बयान दिया था उसमें कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है कि एक तो पवार साहब के वो एक तरफ वो लॉयल बताने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी बता रहे हैं कि उनके सेकंड हैंड कमांड लीडर है जो उन्हें धमकी दे रहे हैं इनडायरेक्टली मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कि वो उन पर कार्रवाई करेंगे। तो अब डिपेंड ये करता है कि इस कार्रवाई में शरद पवार जी का क्या रोल होता है, अजीत दादा पवार का क्या रोल होता है, ये देखना काफी अहम होगा। क्योंकि अभी तक जो जो एनसीपी के सुप्रीमो है शरद पवार जी, उनका अभी तक विजय गावित की इसको लेकर अभी तक किसी तरह का बयान मीडिया में नहीं आया कि वो किस तरह की कार्रवाई उस पर कर रहे हैं, किस तरह की एक्शंस उन पे हो सकती है। अजीत दादा पवार ने तो इनडायरेक्टली कल धमकी दे दिया था प्रेस के माध्यम से, कहा था कि वो बिल्कुल इस तरह के लोग बख्शे नहीं जाएंगे और इस तरह के लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो अब देखना यह है कि विजय गावित का क्या ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पर विवेक जी, यहाँ पे जो एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, अगर 2009 के मुकाबले अगर देखें जो एनसीपी का जो एक पॉलिटिकल जो एक फ्रेमवर्क रहा है, 8 सिटिंग एमपी है एनसीपी के पास जी, महाराष्ट्र की अगर बात जी, ऐसे में कुछ ऐसे भी एमपीज हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप एलिगेशंस लगे हैं। मसलन छगन भुजबल साहब हो गए उसमें, जिन पे महाराष्ट्र सदन दिल्ली का एलिगेशन लगा हुआ है। सुनील तटकरे हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, ऐसे ज़्यादा संपत्ति। खुद अजित पवार, हालांकि श्वेत पत्र में जारी हो गया था, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी आरोप लगा हुआ। अब ऐसे में इस तरह का झटका, यानी एक ऐसी शख्सियत जो ट्राइबल इलाके को रिप्रेजेंट करता है, एक दमखम रखता है, गावित का कहीं ना कहीं जाना यानी एनसीपी के लिए बहुत बड़ा डैमेज जरूर साबित होगा इस चुनाव में। जी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, डैमेज तो होगा ही जी। सबसे पहले तो एक ट्रेंड के जो एक एनसीपी से बाहर जाने का जो ट्रेंड है, जो हाल ही में आपने शिवसेना में भी देखा जी, मेरे ख्याल से पिछले कुछ हफ्तों में काफी नेता शिवसेना से निकलकर अलग पार्टियों में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, ये एक ट्रेंड किसी एक तरह से गावित भी एक मंत्री रह चुके हैं, उनको काफी एक सम्मान और औहदा दिया गया था एनसीपी पार्टी में। बिल्कुल, उसके बावजूद अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो अपने आप में वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो है एनसीपी को। सबसे पहले विवेक जी छोड़ के नहीं जा रहे, यहाँ पे पार्टी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने अपने से होके कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिए विवेक जी। नहीं, ये एक मेरे हिसाब से प्रशांत जी एक टेक्निकल बात है जी। जब उन्होंने बेटी को बीजेपी में प्रवेश करने का आदेश दे दिया जी, तो ये सब बाकी सब चीजें टेक्निकलिटी है, वो तो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो वो एनसीपी को छोड़ चुके हैं। फिर चाहे अजीत पवार उनको निकाले या वो खुद राजीनामा दे, वो तो एक टेक्निकल विषय हो जाती है। बट मतदार के नजर में गावित साहब एनसीपी को छोड़ चुके हैं। फिर वो टेक्निकलिटी उनके बीच में कौन किसको निकाल बाहर करता है या कौन राजीनामा देता है, वो एक टेक्निकल विषय है। तो सबसे पहले बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो है एनसीपी पार्टी के लिए कि उनके अंदर भी अभी लोग टूटने लग गए हैं और छोटे मोटे लीडर नहीं है, बड़े स्तर के लीडर टूट रहे हैं। बिल्कुल, तो साइकोलॉजिकल ब्लो है और उसका परिणाम कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे भी जरूर होगा। जो उनकी अपनी वो एक फॉलोइंग है वो ट्राइबल बेल्ट में, नंदुरबार एरिया में, तो वहां जरूर कुछ ना कुछ परिणाम इसका जरूर होगा। और जहाँ तक अलीम जी अगर बात की जाए एनसीपी खेमे की,
तो 8 सीटें तो है उनके महाराष्ट्र में, लेकिन पवार साहब की जो जद्दोजहद है कि इन सीटों में कहीं ना कहीं एक इजाफा लाना, यानी 15 अगर 21 सीटों पे अगर गठबंधन तय होता है कांग्रेस के साथ में, तो 21 में से कम 15, लेकिन हर पार्टी इस चुनाव में मेक श्योर कर रही है कि कंफर्म जो इंसान की सबसे ज्यादा पैठ है उसी को ही टिकट दिया जाए, ना कि एंटरटेनमेंट किया जाए हर किसी को। अब ऐसे में यदि अगर सीट बढ़ती है, दूसरी तरफ मान के चलिए अगर ये समीकरण होता है कि एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी, आज का जो पूरे दिन का माहौल है, लाल कृष्ण आडवाणी कह रहे थे मुझे भोपाल से सीट दो, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकारिणी की बैठक है उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप गांधीनगर से वापस दोबारा चुनाव लड़े। मोदी जी को सेफ साइड में वडोदरा दे दिया गया है, दूसरी तरफ वाराणसी दे दिया गया, तो ये बीजेपी के भीतर का भी जो अंदर का कला है, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी के खेमे में, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर एनसीपी की सीटें बढ़ती है तो केंद्र में शायद जो डिसीजन मेकर होगा वो एक भूमिका भी निभा सकती है यहाँ पे शरद पवार? बिल्कुल, देखिए शरद पवार जी एक बहुत बड़े नेशनल फिगर है, नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी काफ़ी अच्छी पैठ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक हमने देखा है, जैसे अगर प्रधानमंत्री की बात आए तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जैसे हम आपको बता दें एचडी देवेगौड़ा उनके पास कर्नाटक से 3 एमपी थे, लेकिन वो भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसमें जरूर नहीं है कि आपके पास एमपी ज्यादा हो तो ही आप एक बड़े लीडर होंगे या आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे इनसे ज्यादा सीटें आज बीजू जनता दल के पास है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में पटनायक जी का वो रोल नहीं है जो शरद पवार जी का है। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जब से एनसीपी का गठन किया पवार साहब ने, तो वो महाराष्ट्र में कम दिल्ली में ज्यादा बैठे हैं, और दिल्ली में उन्होंने जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किया, पर्सनल पीआर डेवलप किया है, इससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिटिक्स में शरद पवार एक बहुत बड़ा चेहरा है। जैसे मैं आपको बताऊं, डीएमके से उनके पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे संबंध है, एचडी देवेगौड़ा की पार्टी वहाँ उनके पर्सनल संबंध है, बीजू जनता दल देखिए पटनायक उनके अच्छे खासे दोस्त माने जाते हैं, ममता बनर्जी से उनके अच्छे संबंध है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार अब आज का ही ले लीजिए, जैसे नरेंद्र मोदी को लेकर भी वो पॉजिटिव बयान अक्सर देते रहते हैं कि वो मेरे पर्सनल रिलेशंस उनसे मेरे काफ़ी अच्छे, नरेंद्र मोदी से। गोधरा एक अलग चीज़ है, कोर्ट ने जो फैसला उनके हित में सुनाई है, जो भी उससे वो सहमत है। उनकी बेटी ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर बात कही, प्रफुल्ल पटेल ने बीच में नरेंद्र मोदी को लेकर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जारी किया था। तो कहीं ना कहीं एक नेशनल पॉलिटिक्स में शरद पवार एक बहुत बड़े लीडर है, और उनके हर जगह पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे संबंध है। तो लोग ये ना कहने ये हम सोचना गलत होगा कि इनकी 10 सीटें हैं तो ये आगे नेतृत्व नहीं कर पाएंगे केंद्र की राजनीति में, या इनकी सीटें बढ़ जाएंगी तो इनका नेतृत्व बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका अपना जो पर्सनल रिलेशन जितने भी ऑल पॉलिटिक्स नेशनल लेवल पर है, तो उसका कहीं ना कहीं एक असर दिखता है वो। जी, मैं चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर अपनी राय रखें, क्योंकि जिस प्रकार से हम जो कर रहे हैं डिबेट, कि इसमें ये फैक्टर हो सकता है यदि अगर कुछ होता है। देखिए यदा इफ्स एंड बट्स कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लेकिन अगर ऐसा होती है, अगर तस्वीर आती है जहां पे एनसीपी को एक बहुत मेजर किरदार निभाना होगा सत्ता के लिए, तो ऐसे में कयास तो यही भी लगाए जा रहे कि भले हम यहां से लड़े कांग्रेस के साथ, अगर एनडीए आती है तो एनडीए की साइड से, अगर एनडीए नहीं आती है तो फिर अगर थर्ड फ्रंट की जहां फिगर बनती है, तो जिस प्रकार से जो रिलेशंस की बात अलीम जी ने की है, तो क्या वहां पर अपने रिलेशंस के बलबूते पे कोई करिश्मा कर सकते हैं शरद पवार? प्रशांत जी, शरद पवार जी का जहां तक भारतीय राजनीति में जो स्तर है बहुत ऊंचा है, बिल्कुल वो दूरदृष्टि वाले हैं। बिल्कुल उन्होंने सिचुएशन को अच्छी तरह रीड कर लिया है जी। और उनको ये भी मालूम है कि उनके अगर 10 एमपी भी चुन के आते हैं जी, तो उनका एक बड़ा किरदार रहेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। क्योंकि अभी जो परिस्थिति उभर के आ रही है भारतीय राजनीति में, वही जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ेगी। कहीं से 5 एमपी उठाने पड़ेंगे, कहीं से 10 उठाने पड़ेंगे, कहीं से 2-4 उठाने पड़ेंगे, तब जाके कोई एक पार्टी की जिसको हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कह सकते हैं, उनकी सरकार बनेगी। बिल्कुल। और शरद पवार जी का यहाँ सबसे एक कैटलिस्ट का रोल वो निभा सकते हैं, क्योंकि जैसे आलिम जी ने बिल्कुल ठीक जिक्र किया, उनके सबके साथ बहुत अच्छे वर्किंग संबंध हैं, रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सभी को एक शरद पवार एक कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन फैक्टर है विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज। तो इसमें उनका वो अगर कैटलिस्ट वो बनते हैं तो उनके पास नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाता है। बिल्कुल, नेगोशिएटिंग पावर अगर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो इतने एक्सपीरियंस्ड है कि अपने आप के लिए वो उस स्वयं और एनसीपी के लिए वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम पे कर देंगे सरकार का, चाहे वो पद के माध्यम से हो या कोई और रोल उनको मिले उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अलीम जिस प्रकार से विवेक ने कहा है
ये तमाम चीज़ें यदि अगर मान के चलिए बैक ऑफ द माइंड भी अगर कहीं जहन में इस तरह की अगर सोच आ रही होगी पवार साहब के मन में कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना, लेकिन फिर उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जो महाराष्ट्र में करनी होगी। जिस प्रकार से दिग्गज नेता चले जा रहे हैं, जिस प्रकार से दो गुटों में, यानी एक शरद पवार के खेमे के लोग हैं, दूसरे अजीत पवार के खेमे के लोग हैं, ये जो क्रॉस फायरिंग हो रहा है एक दूसरे की तरफ, यानी अजीत पवार की बातों को वो काट नहीं रहे, क्यों कि रिश्तों के दरारों में, रिश्तों के दायरों में फंसे हुए। तो ऐसे में ये जो संतुलन है महाराष्ट्र की राजनीति का, जहां पे बात की जाए शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, तो क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही यहां पर सीटों में इजाफा कर सकते हैं, ना बल्कि इस तरह जिस प्रकार से गावित के ऊपर आज उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक्शन जरूर लिया है, लेकिन शरद पवार की अभी तक का कोई स्टेटमेंट नहीं आई। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अजीत दादा पवार की बात है, वो अपने आप को एक प्रमोट कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में कि वो एक अच्छी अहम भूमिका निभाए है। और जो सेकंड रैंक की लीडरशिप है एनसीपी में, जो पवार साहब के साथ एक ज़माने से जुड़े हुए, जैसे कुछ नाम है लोग, जैसे छगन भुजबल जी है, सुनील तटकरे है, भास्कर जाधव है, इस तरह की जो लीडरशिप है। तो इस वक्त जो हमारे पास जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ मिनिस्टर्स, सेकंड रैंक के लीडर्स को भी टिकट दी है एनसीपी से कि वो चुनाव लड़े लोकसभा के, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। जो खबरें हमारे पास आ रही है, चाहे उसमें छगन भुजबल साहब ले लीजिए आप, या फिर सुनील तटकरे ले लीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लोकसभा के चुनाव जीतते हैं तो फिर उनका नेतृत्व दिल्ली में हो जाएगा। वो लोकसभा से सीधे लोकसभा के चुनाव जीतते तो वो दिल्ली चले जाएंगे। तो महाराष्ट्र में जो भी समीकरण है वो बदल जाएंगे और पूरा होल एंड सोल कमांड जो है वो अजीत दादा पवार के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि अजीत दादा पवार अभी एनसीपी को लीड करना चाहते हैं महाराष्ट्र में। हालांकि सुप्रिया सुले जी को भी पवार साहब ने लॉन्च किया पिछले लोकसभा में चुनाव में और वो जीत कर भी आए, लेकिन बार बार उन्होंने अक्सर ये कहा है कि उनको स्टेट की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो लोकसभा में ही खुश है, वो दिल्ली ही जाना पसंद करती है। तो कहीं ना कहीं अजीत दादा पवार है जो कि इस चुनाव में जो देखा जा रहा है कि अजीत दादा पवार एनसीपी को लीड करना चाह रहा है। जैसे अगर हम देखेंगे राहुल नार्वेकर जो शिवसेना छोड़ के एनसीपी में शामिल हुए, उनको जो टिकट दी गई है वो अजीत दादा पवार के कन्विंस पावर पे दी गई है, उनके कोटे से दी गई है, ये भी खबरें आ रही है। और जो मावल लोकसभा का इलाका है उससे सटा हुआ पिंपरी चिंचवड़ का जो विधानसभा क्षेत्र है अजीत दादा पवार के अंडर में आता है। और आपने देखा होगा कि नार्वेकर जी के एनसीपी में शामिल होने के बाद दूसरे ही दिन उन्होंने मावल लोकसभा में एक सभा का आयोजन किया, पद यात्रा करके उनको घुमाया भी उस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं एक इसमें यही चीज हो रही है कि शरद पवार साहब को नेशनल पॉलिटिक्स में ध्यान देने की बात की जा रही है और अजीत दादा पवार है जो कि एनसीपी को महाराष्ट्र में लीड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल यहाँ पर जहन में आ रहा है विवेक जी। यस, अगर हमने बहुत ही बारकाई से इसके ऊपर अगर सोचा होगा कि अगर आपको याद है धनंजय मुंडे बीजेपी छोड़ के जब कांग्रेस में आए जी, तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, वहां पर अवार्ड साहब बैठे हुए थे, जितेंद्र अवार्ड जी। जब आनंद परांज पे कल्याण से जो कि एमपी का मादा रखते हैं वो शिवसेना छोड़ के एनसीपी में आए जी, तब भी जितेंद्र अवार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जी। और अब भी राहुल नार्वेकर जो शिवसेना छोड़ के एनसीपी में शामिल हुए तब भी जितेंद्र अवार्ड वहां मौजूद थे जी। क्या समझा जाए इससे? प्रशांत जी, जैसे सभी जानते हैं अवार्ड साहब को पवार परिवार से के काफी करीबी माना जाता है जी। और खास करके जब एक खबर आई थी मीडिया में अजीत दादा के विद्रोह के बारे में जी, तब भी अगर आपने नोट किया होगा जी, अवार्ड साहब उनके साथ बिल्कुल बने हुए थे जी, और कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा था कि शायद ये जो यंगर जनरेशन है एनसीपी पार्टी का वो ज्यादा से ज्यादा हद तक अजीत पवार साहब के साथ जुड़ा हुआ है जी, और उनके नेतृत्व से काफी प्रभावित है जी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अवार्ड साहब कहीं ना कहीं इस सारे जो जोड़ तोड़ की राजनीति जी। है उसमें उनकी एक अहम भूमिका है जी। इसमें कोई दो राय नहीं, पर्दे के पीछे ही चाहे क्यों ना हो। जी। और कहीं ना कहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं वहां पर हाजिर होके ये संदेशा आपको, हमको और सभी तमाम लोगों को ये देना चाहते हैं कि इसमें मेरा एक बड़ा किरदार है, तब जाके मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने उपस्थित हूं। विवेक, तो किरदार का वो एक स्पष्ट, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पे बोल नहीं सकते कि इसमें मेरा बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन वो जब वहां क्यों बाकी नेता क्यों नहीं हाजिर है एनसीपी के, बिल्कुल सिर्फ अवार्ड साहब ही क्यों हाजिर है, बिल्कुल और उनको ही क्यों बिठाया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहीं ना कहीं उनका बड़ा किरदार है। और वो संदेशा अवार्ड साहब भी खुद तमाम लोगों को, मीडिया वालों को, हमको, सबको देना चाहते हैं जी कि भाई हमारा किरदार है इसमें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मेन किरदार कहीं ना कहीं वो निभा रहे हैं। चलते चलते वक्त की पाबंदी, अलीम जी, नफा है या नुकसान? दो शिवसेना की तरफ से, एक बीजेपी की तरफ से शामिल होते हैं एनसीपी में, लेकिन एनसीपी खेमे में से अब तक का जो तस्वीर आ रही है विजय कुमार गावित की, अगर ये चले जाते हैं दूसरे पार्टी में तो नफा और नुकसान में, बैलेंस में क्या देख रहे हैं आप?
कि एनसीपी नफे में है या नुकसान में? देखिए, अभी ये सब चीज़ों पे डिस्कस करना वक्त से पहले होगा, क्योंकि फिजा किस तरफ चलती है ये बहुत अहम बात है। जैसे बगावती सुर जितने भी हमने अक्सर देखा है कि जब जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े नेता बगावत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता है, तो ये कहना मुश्किल है। जैसे सबके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। यानी आपके दृष्टिकोण से ये कहना काफी मुश्किल है। यानी अब भी वक्त बहुत सारा है, न जाने कितनी जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, कितने बगावत के बिगुल बिछेंगे, उन तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल अलीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विवेक जी आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया कि आप आए इस स्टूडियो में, अपनी बातों को आपने बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आने वाली जोड़ तोड़ की राजनीति में क्या कुछ तस्वीर आएगी इस महाराष्ट्र के कोने कोने से, हर एक तस्वीर से आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल प्राइम टाइम में आज बस इतना ही, मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला बदस्तूर लेमन न्यूज पर जारी रहेगा। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। दिल खुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूज वर।